जानने की कोशिश करेंगे कि हम उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं मेटाबॉलिज्म में क्या होता है। और उससे पहले सबसे पहले अपने आप लोग अपने मेटाबॉलिज्म को थैंक यू बोल दीजिए। क्यों थैंक यू बोलिए? क्योंकि आप आगे जाके ये देखेंगे कि हमारे अंदर इतनी प्रोसेस चल रही होती है कि हमको पता ही नहीं रहता कि जो हम खाना खाते जा रहे हैं उस प्रोसेस को वो कैसे मतलब उस फूड को कैसे प्रोसेस करके वो हमको एनर्जीज प्रोड्यूस करता है। तो थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। एक बार मैम ने मेडिटेशन कराया था जिसमें हमने अपने सारे बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोला था। और वो मेडिटेशन मेरे लिए मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड था, क्योंकि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम सबको तो थैंक यू बोलते हैं, हमने कभी अपने हैंड्स को थैंक यू नहीं बोला, हमने कभी अपने बॉडी को थैंक यू नहीं बोला। तो वो बहुत एक अलग ही लेवल का मेडिटेशन था। तो इसलिए मैं आज जब मुझे याद आ जाता है, वैसे रोज वो प्रैक्टिस से ही आता है, जब भी मुझे याद आता है तो मैं जरूर अपने हाथों को पैरों को होता है तो मैं जरूर एक बार बोल लेती हूँ कि थैंक यू भगवान, सही सलामत है हाथ पैर, हम चल फिर पा रहे हैं, अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं, तो धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। तो ये अब मैं मेटाबॉलिज्म में होता क्या है, सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हमारे बॉडी में एक केमिकल प्रोसेस होता है जो हमको नीड होता है, किसके लिए? जो हमारे फूड हम इंटेक करते हैं ना, उसको कन्वर्ट करता है एनर्जीज में। और वो एनर्जीज किस लिए नीडेड होती है? एंड दे आर नीडेड फॉर द, हमको हेल्थ के, हमको ग्रोथ के लिए नीड होती है, हमको मेंटेनेंस के लिए नीड होती है एनर्जीज, और हमारी बॉडी में जो रिपेयरिंग चल रही है ना उसके लिए नीड होती है एनर्जीज की। और ये जो हमारी बॉडी के अंदर ये मेटाबॉलिज्म है ना, वो एक पूरा नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? नेटवर्क है हमारे टिश्यूज का, हमारे सेल्स का और हमारे ऑर्गन्स का। और ये जो नेटवर्क्स होता है इसके द्वारा बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। बहुत ज्यादा मैं साइंस में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमको यहाँ पे बहुत ज्यादा साइंस में जाना नहीं है, बस एक ब्रीफली इंट्रो दे रही हूँ कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है और जो एक्शन का रिएक्शन कैसे सामने आता है, कि जो चीज हम जो अपना इंटेक हम अपने बॉडी के अंदर डालते हैं उसका क्या रिएक्शन हमको सामने देखने को आता है, मीन्स एक्शन का रिएक्शन। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो ये नेटवर्क होता है, वो तीन तरह से इसकी प्रोसेस को फॉलो करता है। कैसे? सबसे पहले जो उसकी प्रोसेस होती है वो होती है कैटाबॉलिज्म प्रोसेस, दूसरी होती है एनाबॉलिज्म प्रोसेस, तीसरी होती है एनर्जी का प्रोडक्शन। तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जो ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में फूड का जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपल वन में, सिंपली उसमें ब्रेक डाउन कर देता है और उसके एंड देन दे रिलीज द एनर्जी, उसके बाद एनर्जीज को रिलीज करता है। दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो होता है वो क्या होता है? ये प्रोसेस में सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज कैसे? पहले तो ब्रेक डाउन कर लिया, उसको छोटे सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर को सिंपल वे में ब्रेक डाउन किया, उसके बाद सिंथेसाइज किया। सिंथेसाइज कैसे? जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा था ना सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं कि प्लांट जो होते हैं सूर्य की किरणें में अपना खाना बनाते हैं, वैसे ये भी जो हमें फूड मिलता है उसको ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमको इसको ये ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको एनर्जीज की जरूरत होती है। तो ये इसका सेकंड फॉर्म होता है कि उसको सिंथेसाइज करता है। उसके बाद जो होता है ये लास्ट आता है, उसकी जो प्रोसेस होती है वो होती है एनर्जी का प्रोडक्शन। एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, एनर्जी रिलीज, ये कन्वर्ट द एनर्जीज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दूसरे फॉर्म में ये इसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे नेटवर्क जो हमारे मेटाबॉलिज्म का होता है उसके अंदर ये प्रोसेस चलती चली आती है। हमने तो खा लिया, हमको तो पता नहीं है, हम तो खाते जा रहे, इंटेक करते जा रहे, पर अंदर ये प्रोसेस करता है। इसको जो एनालिसिस जो प्रोसेस होती है ना, उसको प्रोसेस करने में भी खुद की एनर्जीज की जरूरत होती है। और हम क्या एनर्जीज, हम क्या इंटेक कर रहे हैं, अपनी बॉडी को हम क्या दे रहे हैं, ये हम बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारी बॉडी के लिए। तो ये तो थी मेटाबॉलिज्म और उसके कुछ प्रोसेस, मतलब ये तो तीन प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजर कर ही हमको एनर्जीज मिलती है। इसके बाद देखते हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को। तो सबसे पहले आता है फैक्टर एज फैक्टर। एज फैक्टर जो होता है वो हमारे एज जो फैक्टर आता है वो हमारे बॉडी में धीरे, जैसे कहते हैं ना कि धीरे धीरे जिसकी एज बढ़ती जाती है उसका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये प्रोसेस करते हैं, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है और एज एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है हमारी मेटाबॉलिज्म को स्लो करने में। दूसरा आता है जेनेटिकली। जेनेटिकली भी ये हमारी बॉडी में जो हमारे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है उसको इफेक्टिव करता है, इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि
कई बार हमने देखा है कि पेरेंट्स, जैसे हमारे पेरेंट्स का भी अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है तो कई बार ये जेनेटिकली आपको भी ये आता है। जैसे मेरे फादर है, मेरे फादर का मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो रहता है, वो बहुत सारी चीजें नहीं खाते, चूज करके ही खाते हैं, वो एक टाइम ही खाना खाते हैं। अब उनका वो मेटाबॉलिज्म ऐसा बन गया है कि उनको सारी चीजें डाइजेस्ट नहीं होती, वो बहुत ज्यादा स्लो हो गया। तो कई बार क्या होता है कि वो सारी चीजें आपके अंदर भी आई होती है, हमको भी ऐसा नहीं है कि हम सारी चीजें खा लें, हम भी चूज करके चीजें खाते हैं और प्रोसेस लगता है उसको करने में। पूरा यहाँ तक भर के ऐसे नहीं खा सकती कि सारी चीजें, बहुत सारी चीजें खा लें, हम भी उतनी लिमिटेड ही खाते। तो ये हमको अपना जेनेटिकली मिला है अपने फादर से, मदर फादर से अपने, तो ये जेनेटिकली भी स्लो हो सकता है। दूसरा आता है कि जेंडर। जेंडर कैसे कि जो होता है, एक मैन का मेटाबॉलिज्म फास्टर होता है कंपैरिजन टू फीमेल के। आपने देखा होगा कि मेंस की डाइट अच्छी होती है, क्यों अच्छी होती है? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म में फास्ट काम करता है, वो डाइजेस्ट अच्छी तरह से कर लेते हैं। और एक फीमेल होती है वो कम, वो कहती है ना कि हम बस एक रोटी खाते हैं या आधी एक डेढ़ रोटी खाते हैं, फिर भी हमारा वेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसकी जो प्रोसेस होती है वो कम स्लो होती है कंपैरिजन टू मैन। दूसरा होता है कि बॉडी कंपोजिशन। कैसे हर लोग अलग हैं, हर की बॉडी टाइप अलग है, सबका कंपोजिशन अलग है। तो किसी की बॉडी किसी की बॉडी किस टाइप की है और वो किस टाइप का फूड इंटेक कर रहा है, अपने अंदर वो किस तरफ का फूड ले रहा है, ये भी डिपेंड करता है आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करने में। नेक्स्ट आता है डाइट। ये जो डाइट होता है ना, ये डाइट आपके मेटाबॉलिज्म, जो डाइट होता है ये आपका एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करने में और इफेक्ट करने में। कैसे कि आपने किस टाइप की डाइट या किस अमाउंट में आपने डाइट है। कई लोग कहते हैं कि हम तो थोड़ा खाना खाते हैं, फिर भी हमारा वेट बढ़ जाता है, या हमको बहुत सारी प्रॉब्लम, हम घर का खाना खाते हैं, हम बाहर का कोई चीज इंटेक नहीं करते। पर क्या आप अपने डाइट में अपने जो न्यूट्रिशंस है उसको इंक्लूड कर रहे हो? क्या आप अपने डाइट में फूड्स को इंक्लूड कर रहे हो, या आपने एक खाली पराठा सब्जी खाया और आप चल दिए? अगर वर्किंग है, पराठा सब्जी को आपने खाया और चल दिए, तो आपने न्यूट्रिशंस कुछ भी नहीं लिया। तो हम घर का खाना खा रहे हैं फिर भी हमारा वेट बढ़ रहा है। तो वो ये सारी चीजें भी आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करी, क्योंकि आपने न्यूट्रिशंस आप उसको दे ही नहीं रहे हो। आपको जो प्रॉपर न्यूट्रिशंस देना चाहिए, जो सारी चीजें आपको अपने मेटाबॉलिज्म को देना चाहिए, प्रोसेस, उसको भी प्रोसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी उसको मिल ही नहीं रही है। तो ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है आपकी एक्सरसाइज। मीन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी कैलोरीज बर्न होती है। जैसे हमें पता ही है कि हम एक्सरसाइज करेंगे हमारी कैलोरीज बर्न होगी, और जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना फूड का इंटेक करते हैं, हम अपना फूड का इंटेक उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो जैसा अगर हम कैलोरीज बर्न नहीं कर पाते हैं तो वो जो फैट होता है ना, वो बर्न होने की बजाय हमारी बॉडी में स्टोर होता चला जाता है, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में वो कलेक्ट कर लेता है, और हमारे जब शरीर में फैट कलेक्ट हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म भी हमारा स्लो होने लगता है। नेक्स्ट आता है कि हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये हमारी बॉडी में एक केमिकल मैसेंजर्स का काम करते हैं। केमिकल मैसेंजर्स कैसे कि जो हार्मोन्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इसमें हमारा जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये रेगुलेट करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करते हैं और एक इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारा थायराइड हार्मोन्स हो गया, हमारा इंसुलिन हो गया, या फिर हमारा कार्टिसोल नामक जो हार्मोन्स हम रिलीज होता है हमारी बॉडी में, वो भी एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। जब हम ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो वो जो रिलीज होता है ना कार्टिसोल नामक का हार्मोन, उससे क्या होता है कई लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, और कई लोग जो कहते हैं इमोशनल ईटिंग करते हैं, और कई लोग कम ईटिंग करते हैं, भूख नहीं लगती। जैसे मुझे अगर टेंशन होती है तो हम खाना नहीं खाते। तो ये अलग अलग चीजें होती, या कोई चीज रात भर टेंशन हुई, हम वो सोच रहे हैं, अगर वो कार्टिसोल नाम का जो हार्मोन से रिलीज हो रहा है और हमें भूख नहीं लग रही, मैं खाना छोड़ देती। तो ये सारी चीजें मैंने जाना कि अगर हम खाना छोड़ते हैं तो उससे हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत इफेक्ट करता है। मुझे हाइपर एसिडिटी उसी से हुई है, क्योंकि जब हमने खाना छोड़ा, हमने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट छोड़ दिया। ब्रेकफास्ट जब हम नहीं करते हैं तो क्या होता है, एक बहुत लंबा गैप हो जाता है, क्योंकि हमने 8-9 बजे खाना खाया, ब्रेकफास्ट स्किप किया, हमने सीधे 12-1 बजे खाना खाया, तो वो जो एक बहुत लंबा गैप हुआ
वो हमारे बॉडी में एक एसिड फॉर्म कर देता है और उससे हमें एसिडिटी होने लगती है। तो वो धीरे धीरे एक दिन में नहीं होगा, वो धीरे धीरे आपको एसिडिटी आपकी हाइपर एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हार्मोन्स का आपकी बॉडी में बहुत एक रोल प्ले रहता है, और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये आपकी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। इस हार्मोन्स की वजह से जब ये इनबैलेंस हो जाते हैं, ये आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करने लगते हैं हार्मोन। ये तो थी कि जो चीजें हमें हमारे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती हैं। अब आगे देखते हैं कि कौन से ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जो हम नहीं लेते हैं और उसकी डेफिशिएंसी से भी हमारा मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा प्रोटीन। जो प्रोटीन हम लोग जानते ही है ना कि हमारा प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, जो टिश्यूज और सेल्स होते हैं ना उसको रिपेयरिंग का काम करता है। तो ये जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन हमारी बॉडी जब इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है, जब इसकी कमी हम फेस करने लगते हैं तो हमें थकान होने लगती है, हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हमारे नाखून टूटने लगते हैं। तो इसीलिए हम लोग जब यहाँ पे डाइट लेते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना प्रोटीन का बाल से लेके पैरों के नाखून तक प्रोटीन की जरूरत होती है। तो प्रोटीन का इंटेक जब हम यहाँ आके अच्छा करते हैं या फिर हम अपने डाइट में प्रोटीन को शामिल करने लगते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी अच्छी होने लगती है। हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। अगर प्रोटीन अगर आप नहीं लोगे तो उससे आपकी इम्यूनिटी भी वीक होने लगेगी। इसलिए ये सारी जो प्रोटीन की कमी होती है ना, ये हमारे शरीर में बाकी चीजें जैसे कि त्वचा में जो कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में पिगमेंटेशंस भी ये प्रोटीन की कमी से होने लगता है। दूसरा आता है कि विटामिन डी की कमी। जैसा कि हमको पता है कि विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए हेल्पफुल होता है, और ये विटामिन डी हमारे मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। तो ये विटामिन की जब कमी होने लगती है तो ये इससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि आयरन की डेफिशिएंसी। आयरन बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, और आयरन जो होता है वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इनटू सेल एंड देन दे आर कन्वर्टेड इनटू और दे आर सपोर्टिंग टू द मेटाबॉलिज्म, और वो मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। तो जब हमारे अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो हम एनेमिक हो जाते हैं। एनेमिक कैसे हो जाते हैं? क्योंकि जो हमारा शरीर होता है उसमें आरबीसी कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, और जब ये आरबीसी हमारी बॉडी में कम होता है तो हमारे जो टिश्यूज होते हैं उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। जब वो ऑक्सीजन वहां तक पहुंच नहीं पाएगी तो हमारी बॉडी थकान महसूस करेगी। हमारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो ये हमको कमजोरी लगने लगेगी, हमारा चेहरा पीला हो जाएगा, साथ ही साथ हमको सांस लेने में भी दिक्कत होगी, या फिर हमको जो कई लोग हैं जिनको मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो ये सारी चीजें हमको विटामिन जो आयरन की डेफिशिएंसी से होती हैं। आयरन हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, जो ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज तक पहुंचाता है और जो हमारे टिश्यूज तक पहुंचाता है और उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आता है कि हमको मैग्नीशियम की जब डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में हो जाती है। मैग्नीशियम क्या करता है हमारी बॉडी में? मैग्नीशियम हमारे जो एंजाइम्स होते हैं ना उनको एक्टिवेट करने का काम करता है, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। और जब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होने लगती है तब उसको बोलते हैं मैग्नीसीमिया। मैग्नीसीमिया नाम का डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में हो जाती है, और ये जो होता है हमारा मेटाबॉलिज्म को भी स्लो कर देता है, जिससे जैसे आपने देखा कि हाँ आपकी बॉडी में मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, या फिर आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, सुन्नता आ जाती है, या फिर आपको माइग्रेन होगा, चिड़चिड़ापन होगा, या फिर आपको नींद नहीं आएगी, प्रॉपर आपको नींद नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से होती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आपको जो होता हमारा न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट्स है, उसको हम लोग सजेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें 21 टाइप के जो 21 तरीके विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो आपको पूरा मिलते हैं, जो आपकी बॉडी को खाने से नहीं मिल पाए, जो आप चीजें फेस कर रहे हो, आपको खाने से पूर्ति नहीं हो पा रही, वो सप्लीमेंट्स आपको उससे पूरा हो जाता है। 21 तरह के विटामिन आपको मिलते हैं, आपकी प्रोटीन की कमी भी पूरी हो रही, आपकी आयरन की डेफिशिएंसी भी पूरी हो रही, आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी पूरी हो रही। तो ये सारी चीजें मिलके आपके जो पूर्ति होती है उसको पूरा कर देती है हमारे सप्लीमेंट्स। मैम सजेस्ट इसीलिए ही करती हैं कि आप खाने से जो पूरा नहीं कर पा रहा है।
नेक्स्ट आता है, ये तो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी को हमने देखा कि ये हमारे बॉडी में न्यूट्रिशंस की जब डेफिशिएंसी होती है तब होता है। अब देखते हैं, ये तो अब हम देखते हैं कि हमारे एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स है ना वो कैसे हमारे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में जो सबसे पहले आता है वो आता है हमारा एक्सपोज टू पेस्टिसाइड। जब हम पेस्टिसाइड के संपर्क में आते हैं, कैसे, जो पेस्टिसाइड्स अगर हम बॉडी जब जो पेस्टिसाइड हम इनटेक करते हैं, चाहे वो फूड के रूप में करते हो या कैसे भी पेस्टिसाइड जब हमारे बॉडी में इनटेक होता है, तो वो जो हमारा मेटाबॉलिज्म का पाथवे होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको इफेक्ट कर देता है। और जब उसको इफेक्ट करता है, इनबैलेंस कर देता है, तो ये सीधे लीवर पे अटैक, मतलब लीवर को अफेक्ट करता है, अटैक में इफेक्ट करता है। तो ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, इसीलिए कहते हैं ना, धो के खाओ या फिर उसको छील के खाओ, फल को या सारी सब्जियों को अच्छे से नमक के पानी में आपको धो के खाओ कि पेस्टिसाइड्स ना लगे रहे। कई लोग होते हैं ठेले पे खड़े वैसे वैसे खा लेते हैं, तो पेस्टिसाइड किस रूप में हमारे अंदर जा रहे हैं ये हमको नहीं पता। तो इसीलिए इस पेस्टिसाइड से बचने के लिए हमको थोड़े प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। दूसरा आता है कि एक्सपोज टू मेटल्स के एक्सपोज हमारा मेटाबॉलिज्म इफेक्टिव हो सकता है। ये हमको जानकारी तभी मिली जब हमने पढ़ा और देखा कि मेटल भी हमारे मेटाबॉलिज्म को हैं। हम लोग डिटॉक्स वाटर ग्लास के बोतल में बनाने को ही क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्यों, क्योंकि उसमें आप लेमन डालते हो, मिंट डालते हो, बीट रूट डालते हो, बाकी सारी चीजें डालते हो, और जब अगर आप मेटल्स के उसमें बनाते हो तो उसका रिएक्शन होता है। जो रिएक्शन आपको बॉडी में अगर आप मेटल्स के उसमें बनाओगे तो वो आपको सूट करने के बजाय आपको हार्म ही पहुंचाएगा। इसलिए ग्लास में बोला जाता है कि आप उसको कांच के ग्लास में या कांच के जार में आप उसको बना के रखो। वो इसीलिए बोला जाता है कि मेटल का ज्यादा यूज करना भी हमारी जो होता है वो हमारे टिश्यूज, जो मेटल्स होते हैं ना, वो हमारे टिश्यूज में ऑक्सीजन को लॉस करते हैं। तो इसीलिए ही बोला जाता है कि आप मेटल का यूज थोड़ा कम कीजिए और ग्लास का यूज आप ज्यादा कीजिए। नेक्स्ट आता है कि एयर पॉल्यूशन भी हमारे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर सकता है। कैसे? क्योंकि जो एयर पॉल्यूशन होता है वो हमारी बॉडी में किस रूप में वायरस हमारे अंदर जा रहा है, किस नोज के थ्रू, नॉस्ट्रल्स के थ्रू या फिर हमारे मुंह के थ्रू अंदर जा रहा है, वो हमारे जो बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, जो हमारी सूजन होती है, उसको ट्रिगर करता है। और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उसको भी इफेक्ट इम्बैलेंस कर देता है, जिसके कारण जो हम फूड इंटेक कर रहे हैं वो फूड से मिलने वाली जो एनर्जीज है, जब हार्मोन्स इनबैलेंस हो गए तो जो फूड से मिलने वाली एनर्जीज है वो हम एनर्जीज प्रॉपर ले नहीं पाते, और उस एनर्जीज लॉस से हमको थकान भी होती है और हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। तो ये एयर पॉल्यूशन भी हमारी बॉडी को एयर पॉल्यूशन भी हमारी मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है और कर सकता है। दूसरा आता है कि हम अपने लाइफस्टाइल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो आता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल कैसे? कि जो लोग जिसकी गतिहीन लाइफस्टाइल होती है ना, जो लोग कहते हैं ना कि सिर्फ हम घर का काम करते हैं, घर का तो हम बहुत काम करते हैं पर फिर भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है, हम काम तो बहुत करते हैं। तो हम जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में घर के काम को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि आप तो दिन भर तो चलते हो, पर एक्सरसाइज यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना 20% एक्सरसाइज, उसको हम शामिल करते हैं और 80% न्यूट्रिशन का हमारे बॉडी वर्क करता है। तो 20 सेडेंटरी लाइफस्टाइल जब आपकी हो जाती है, आपकी गतिहीन लाइफस्टाइल रहती है, तो जो भी कैलोरीज आपको बर्न करनी है आप उस कैलोरीज को बर्न नहीं कर पाते, और वो जो कैलोरीज होती है ना आपके बॉडी में स्टोर होती चली जाती है, और वो स्टोर होके आपके बॉडी में फैट प्रोड्यूस करती है, और आपको टाइप 2 डायबिटीज या फिर आपको टाइप 2 डायबिटीज या फिर आपको वेट गेन का भी, टाइप 2 डायबिटीज और वेट गेन का आपको रिस्क बढ़ जाता है जब आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है। नेक्स्ट आता है कि पुअर स्लीप आपका एक इफेक्टिव कॉज आपका मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करती है। जब आप, कई बार आपने देखा होगा, जब आपकी रात में नींद पूरी नहीं होती है तो दूसरे दिन आपको खाने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा पेट सही नहीं है, हमको कुछ खाने का मन नहीं करा, हमको जी सा मिचला रहा है या फिर हमको वॉमिट सेंसेशन जैसा होता है।
वो क्यों होता है कि जो नींद होती है वो आपका, जो रात में जब आप नींद लेते हो, वो एक आपका रिपेयरिंग का प्रोसेस चलता है, वो आपकी बॉडी रिपेयर कर रही होती है आपकी बाकी सारी चीजों को। और जब आपका अपर्याप्त नींद होती है, वो अपर्याप्त नींद आपके जो ब्लड में क्या करती है, ग्लूकोज को ज्यादा बढ़ा देती है। और जब आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा बढ़ जाता है तो वो फैट के रूप में बर्न करने की, जो आपकी रिपेयरिंग चल रही है ना, वो बर्न करने की जगह आपका ग्लूकोज इकट्ठा करने लग जाती है। तो जब आपकी नींद पर्याप्त नहीं होती है तो आप लोग जब आपकी नींद पर्याप्त नहीं होगी, वो आप जब आपकी नींद पर्याप्त नहीं होगी तो आपका जो 15 से 20% जो रिपेयरिंग का काम है वो स्लो हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, आपका 100% बॉडी रिपेयर नहीं कर पाती है। नेक्स्ट आता है कि क्रॉनिक स्ट्रेस, ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। क्रॉनिक स्ट्रेस कैसे, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कार्टिसोल नामक जो हार्मोन्स होता है वो रिलीज होता है, और जब कार्टिसोल हार्मोन्स रिलीज होता है उसके द्वारा जो निकलने वाले जो हार्मोन्स होता है वो एनर्जी, जो भी हम खाना इंटेक करते हैं, कहते हैं ना जब आप ज्यादा टेंशन में अच्छा खा भी रहे हो, अगर आप स्वस्थ नहीं हो, आप खुश नहीं हो, तो वो खाना भी आपको शरीर में नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता, क्योंकि आपका जो हार्मोन्स हो गया ना, वो हार्मोन्स डिसबैलेंस है, और उन हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से जो भी आप फूड इनटेक कर रहे हो उसका जो प्रॉपर न्यूट्रिशंस है वो आपके बॉडी को नहीं लग पा रहा। और जो बॉडी को नहीं लगेगा तो आपके बॉडी में स्कार्सिटी बढ़ेगी, मीन्स कमी बढ़ेगी, उनकी अधिकता ना होकर उसकी कमी होने लगेगी आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की। न्यूट्रिशन कहते हैं ना, ये न्यूट्रिशनल, इसमें इसकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी है, इसको इनटेक करो। वो इसीलिए होता है कि हम अपना जो स्ट्रेस में अगर हम खाना खाते हैं तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी स्लो कर देता है और हमारे दूसरे हार्मोन्स, दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी इफेक्ट करता है। दूसरा आता है, नेक्स्ट आता है कि स्मोकिंग, जो लोग स्मोक करते हैं या अदर सब्सटेंस का यूज करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है और उनके लंग्स भी इफेक्ट होते हैं, जो लोग ये अदर सब्सटेंस यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, फैटिग्यू आता है आपके, आप डिफिकल्टीज आती है आपको वेट लॉस करने में। दूसरा क्या होता है, आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आपको थकान लगेगी। ये सारी चीजें आप फेस करते हो जब आप अदर सब्सटेंस का सहारा लेने लगते हो। तो ये प्रॉब्लम जैसे जैसे धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स हमने देखी कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, या फिर एयर पोल्यूशन कैसे इफेक्ट करता है, या फिर बाकी हमने देखा और फैक्टर, एज फैक्टर हमारे मेटाबॉलिज्म को कैसे इफेक्ट करता है। तो ये सारी जो हमने फैक्टर्स देखे इफेक्ट करने के, ऐसा नहीं है कि खाली प्रॉब्लम्स ही है, अगर प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन भी है। तो ये तो हमने अभी बात करी प्रॉब्लम्स की। अब हम देखते हैं कि अगर हमने ये प्रॉब्लम्स की बात की तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, रेमेडीज या सॉल्यूशंस हम देखेंगे, वो है हमारे डाइटरी चेंजेस। डाइटरी चेंजेस मींस डाइट में जो हम चेंजेस करते हैं। सबसे पहले आता है ईट प्रोटीन रिच फूड। सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या हमारे खाने में प्रोटीन है। प्रोटीन हमको मिल जाता है हमारे चिकन से, हमारे फिश से। जो नॉन वेजिटेरियन है वो टोफू ले सकते हैं, पल्सेस ले सकते हैं। इनका यूज करके भी हम प्रोटीन को इनटेक बढ़ा सकते हैं। और अगर आप सप्लीमेंट्स में प्रोटीन ऐड करते हैं अपना, तो वो भी आपके शरीर में सारी चीजों को बैलेंस कर देगा। प्रोटीन हम लोग इसलिए बोलते हैं यहाँ पे शेक में प्रोटीन लेते हैं, उसके साथ हम पानी ज्यादा पीते हैं, तो हाइड्रेट भी रहते हैं, पानी का इंटेक भी करते हैं, और प्रोटीन हमारे बॉडी में रिपेयरिंग का भी काम करता है। तो प्रोटीन रिच फूड हमको लेना चाहिए। दूसरा होता है मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग फूड। मेटाबॉलिज्म को जो बूस्ट करे फूड, जैसे होल ग्रेन्स हो गया या फिर सिट्रिक फूड्स हो गए। सिट्रिक फूड्स जैसे लेमन हो गया या फिर हमारे आंवला हो गया या ऑरेंजेस हो गए, तो इनको जो कहते हैं ना खट्टे फल, सिट्रिक फूड हमको लेने चाहिए। विटामिन सी मिलती है, मिर्ची में भी विटामिन सी होती है, तो उसको भी आप अपने उसमें डाइट में शामिल कर सकते हैं विटामिन सी के लिए। तो ये मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग फूड होते हैं, इनको हमको लेना चाहिए और अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। नेक्स्ट आता है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी ऑफ वाटर मीन्स जब हम यहाँ आते हैं या फिर जब हम पानी का इंटेक अपना बढ़ा देते हैं,
वो हमारी बॉडी में हाइड्रेट होने लगता है, हमारी बॉडी हाइड्रेट होने लगती है। और साथ ही साथ हाइड्रेशन शरीर में उतना, जितनी हमारी बॉडी को, जैसे हमें पता है कि 70% हमारी बॉडी पानी से बनी हुई है, तो जो हमारी बॉडी में पानी की नीड होती है, उस नीड को फुलफिलमेंट हमारा हाइड्रेट करने से, पानी हम ज्यादा पीते हैं तो वो फुलफिलमेंट हमारी पानी से हो जाता है। दूसरा दूसरा आता है कि हमको बैलेंस डाइट या बैलेंस मील हमको लेना चाहिए। जब हम यहाँ पे तो मैम हमको सारी वाइटामिन और वो वाइटामिन और सारी कैलोरीज काउंट करके सारा जो डाइट चार्ट देती हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसको फॉलो कर लेते हैं, तब यहाँ पे अगर आप यहाँ आकर उसको फॉलो करते हैं तो आपको विद इन 15 डेज ही अपने अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमने अभी तक जो न्यूट्रिशन अपने अंदर नहीं डाला, या हमने अपने अंदर जो चेंजेस नहीं किए हैं, पानी का इंटेक नहीं किया, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और बाकी सारी चीजें भी हमको, जैसे पैरों में, कई लोग कहते हैं पैर नहीं रख पाते, पैरों में दर्द होने लगता है, वो वाटर इंटेक हम बढ़ा देते हैं, हम प्रॉपर मील लेने लगते हैं, न्यूट्रिशंस को हम ऐड करने लगते हैं, दही छाछ को हम ऐड करते हैं अपने खाने में, हम पहले कभी नहीं करते थे। और फ्रूट्स जो हम हमेशा अवॉइड करते हैं, हम काट के तो देते हैं, हम खुद नहीं खाते, तो उन फ्रूट्स को भी हम अपने अंदर इंटेक करने लगते हैं। तो ये जब हमारे अंदर जो चीजें बढ़ने लगती हैं, न्यूट्रिशंस बढ़े, हम बाकी चीजों को अवॉइड करने, पहले तो हम क्या जंक फूड ले रहे थे, या फिर हम बाकी शुगरी आइटम ले रहे थे, उनका इंटेक ज्यादा कर रहे थे। पर जब हम क्लब में आते हैं या कोई कम्युनिटी से जुड़ते हैं, तो हम अपने बॉडी में सारे न्यूट्रिशंस को अंदर डालते हैं और बाकी चीजों को हम रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। क्यों? इसी से क्या होता है, इससे सारी चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशंस की जरूरत थी वो प्रॉपर मिलने लगता है और सारी चीजें ठीक होने लगती है। नेक्स्ट आता है कि फिजिकली एक्टिविटी, ये भी बहुत जरूरी होता है, फिजिकली एक्टिविटीज, जिसमें 20% कहते हैं ना कि रेशियो कम है 20%, पर ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लाइफस्टाइल, अगर आप 20% लाइफस्टाइल अपनी एक्टिव रखेंगे, अपनी एक्सरसाइज करते रहेंगे, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखेंगे, तो आपको भूख भी उसके अकॉर्डिंग ही लगेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना खाना इंटेक करेंगे। और स्ट्रेंथ, जैसे कहते हैं ना एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है कि ये तो थी डाइटरी चेंजेस, क्या क्या कर सकते हैं हम अपने अंदर। कुछ होम रेमेडीज भी हैं जिसको भी मैं बताऊंगी, उस होम रेमेडीज को अपना कर भी हम अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। जैसे कि लेमन और जिंजर टी, लेमन और जिंजर टी की मिक्स लेमन जिंजर विथ लेमन जिंजर हनी को वार्म वाटर के साथ पियो, वो भी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। अभी 2-3 महीने पहले जब मैराथन स्टार्ट हुआ था, तो मैम ने भी बहुत अच्छे जूसेस बताए थे, वो जूसेस भी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए थे, जिसमें आपने लिया था, आपने ये लेमन का लिया था, आपने कुकुम्बर और मिंट का जूस, जैसे ना कुकुम्बर को ब्लेंड कर दीजिए, उसमें मिंट डाल दीजिए और लेमन स्क्वेज कर दीजिए, तो वो जूस भी आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है और इफेक्ट करता है, तंदुरुस्त, कहते हैं ना तंदुरुस्त रखता है। तो वो भी एक इफेक्टिव वे है हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में। नेक्स्ट आता है ग्रीन टी। ग्रीन टी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है हमारे मेटाबॉलिज्म को। हम लोग तो अफ्रेश लेते हैं, अफ्रेश क्योंकि क्या होता है, लेमन जो है कई लोगों को सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता, और किसी कुकुम्बर है, किसी को कॉन्स्टिपेशन करता है या बहुत ज्यादा सूट नहीं करता। तो ये सारी चीजें होती हैं, वो आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा, बिना आप कोचेस के गाइडेंस में ही लीजिएगा। पर जब हम फ्रेश ग्रीन टी लेते हैं ना, अफ्रेश, हम उसको, वो सारी बॉडी पे वर्क करता है, सारी टाइप की बॉडी पे वर्क करता है, और वो हमारी मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो अफ्रेश, जब मैं पहले हमको नहीं पता था, हम लोग जब अफ्रेश जब से हमने लेना शुरू किया है, तब से हमारी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी हुई है। हमको सर्दी जुकाम होता है, पर 1-2 दिन में अब मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले सर्दी जुकाम हमको भी होता था, तुरंत मैं मेडिसिन खा लेती थी, वो जम जाता था और फिर वो हेडअप होने लगता था। पर अब देखा है 1-2 दिन रहेगा, पर हमको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक मैंने अपने अंदर चेंजेस देखा है। अब मैं मेडिसिन सर्दी जुकाम की तो नहीं लेती, बुखार की अगर आएगी, बुखार आता है तो उसकी हम ले लेते हैं। दूसरा आता है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर को आप वाटर में मिक्स करिए और टेक इट बिफोर मील, आप उसको ले सकते हैं एप्पल साइडर विनेगर को भी, और वो मील बिफोर मील आप उसको लेते हैं, वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को
बूस्ट करता है। पर डिस्क्लेमर ये है कि एप्पल साइडर विनेगर हर एक को सूट नहीं करता, आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा, कोचिस के गाइडेंस में ही लीजिएगा। आप लोग ऐसा नहीं कि आप बताया तो आप लेने लगे और आपको कोई हानि हो। तो इसलिए आप पहले आप अपनी बॉडी टाइप देखिए, आपको वो सूट करता है कि नहीं। दूसरा आता है कि मसाज थेरेपी। मसाज थेरेपी भी आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है, बूस्ट करती है। कैसे? क्योंकि जब मसाज बॉडी विथ ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल से, वो आपके बॉडी में सर्कुलेशन, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, उस ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। उस ब्लड सर्कुलेशन को जब वो बढ़ाएगी, वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को, आप इंटेक नहीं करिएगा कि ऑयल ज्यादा खाना है क्योंकि बताया है तो ऑयल ज्यादा नहीं खाना है, आपको मसाज करनी है। उससे मसाज करने से आपका मेटाबॉलिज्म भी आपका फास्टर होता है। तो ये कुछ होम रेमेडीज थी। इस होम रेमेडीज के द्वारा हम अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। और ये जो होम रेमेडीज हैं, आप तो अपने प्लीज कोचेस की निगरानी में कीजिएगा, मैम से पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही इसको अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा आप जो अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करिए, आप यहाँ पे जो भी चीजें आ रही हैं आप उसको फॉलो कीजिए। उसके बाद आप देखिएगा आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाएगा। तो थैंक यू।